मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम मुद्दों को हम देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या क्या अवयव समाहित होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या दायित्व होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्यों जरूरी है, इन सारी चीजों को देखेंगे। ये जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा होती है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को दृष्टिगत रखते हुए यह फ्रेम की जाती है। आइए बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े हुए तमाम उन पहलुओं पर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारा अध्याय 20 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो जो हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद, संविधान की जितनी कक्षाएं होंगी उसमें आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 20 प्रश्न आते हैं किसी भी परीक्षा में संविधान से, भारतीय संविधान से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, तो उसमें 10+ जो प्रश्न होते हैं वो अनुच्छेदों से संबंधित होते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। अनुच्छेद 74(1) हमारा कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता पर कार्य करेगा। हमारा अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 78(3) कहता है कि यदि किसी मंत्री के द्वारा किसी मुद्दे पर विचार किया गया है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि इस मुद्दे को विचार हेतु पूरे मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखा जाए। अनुच्छेद 78(3) ये कहता है कि अगर किसी मंत्री ने किसी मुद्दे पर विचार किया है तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि उस मुद्दे को पटल पर रखे। अगला, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के बाद मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। इसके पहले मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया जाता था। हम देखेंगे कि जो यह मंत्रिमंडल शब्द कब आया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द आया। इसके पहले जो शब्द उच्चारित होता था उसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। अब आगे, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह निश्चित किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया है। ये मंत्री है, गलती छप गया है। संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संसद की सदस्य संख्या 500 है तो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी? 500 × 15/100, 75। इसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है। प्रश्न बार बार पूछता है कि जो हमारा 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था उसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद का आकार 15% का रखा गया, निश्चित किया गया, क्या उसमें प्रधानमंत्री शामिल है या नहीं? जी हाँ, उसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं। अब भारत के राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। ये तो हम यहां तक जाना। अब आगे देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। मंत्री जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, ऐसा नहीं है कि उसकी जांच करवाइए, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री सलाह दे दिए राष्ट्रपति को तो उस पर जांच नहीं होगी। अब अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या क्या है, इनको भी देख लेते हैं लगे हाथ। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, हमारा अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये हमारा अनुच्छेद 75 है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा।
अब प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां लोकसभा का वर्णन है, राज्यसभा का नहीं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या होगी वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, या राज्यसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा का वर्णन होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, सदन का, बहुमत दल का। अब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये हजारों बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, दोनों के प्रति, या मंत्रिमंडल के प्रति? जी नहीं, मंत्रिपरिषद जो हमारी होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और मंत्रियों के वेतन एवं अन्य भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये रही बात इतनी। अब हमारा अनुच्छेद 77 क्या कहता है, अनुच्छेद 78 क्या कहता है? का संचालन, भारत सरकार द्वारा जो कार्यवाहियां होती है उनका संचालन कैसे किया जाता है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 77 में इस बात का जिक्र किया गया है। तो भारत सरकार की जो कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार प्रति अधिकारित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट है। राष्ट्रपति द्वारा जो नियम निर्दिष्ट बनाए जाएंगे उसके अनुसार ये हमारा सब काम होगा। वहीं राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के लिए नियम बनाएंगे। ये पूछता है, एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के लिए नियम बनाते हैं। तो अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के लिए नियम बनाते हैं। अब वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन, प्रधानमंत्री के कर्तव्य में हम देखेंगे, वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करेगा। संघ के ऐसे मामले जिस पर निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जा चुका है तो राष्ट्रपति को वह बताएंगे। अब संघ प्रशासन आदि से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति जो सूचना मांगता है संघ के प्रशासन से संबंधित तो उसको राष्ट्रपति को दिया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 78 सदन में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है? प्रत्येक मंत्री, ये मंत्री लिखा गया है, को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी मंत्री दोनों सदनों में बैठक में भाग ले सकता है, जिस कमेटी का वो सदस्य है उसमें भी भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। आगे, अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह के बिना नहीं कर सकता है। हमारा अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी जो कार्यकारी शक्ति है उसका प्रयोग कब करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के नहीं करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। अब मंत्रियों की नियुक्ति आपको बताया ही गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के भीतर मंत्री लिखा है, मंत्री बनता है, उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा की स्थिति में उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और उनका वेतन संसद के सदस्यों के बराबर होता है। मंत्रियों का दायित्व क्या होता है? एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों की उनकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होगी। सभी मंत्री हैं, उनका जो भी कार्य होगा वो सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो यही पूछता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे, अब व्यक्तिगत दायित्व क्या होते हैं? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को जब इच्छा हुई तब मंत्री को हटा दिए, नहीं।
प्रधानमंत्री सलाह देगा तब राष्ट्रपति मंत्री को हटाएगा, या दूसरी कंडीशन होती है अगर सरकार अल्पमत में आ जाती है या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है सरकार के खिलाफ, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री का पद खत्म हो जाता है। अब कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी नहीं है कि आपने ये वादे किए, ये नहीं किए तो उसके लिए आपको विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कुछ भी है ही नहीं। इसीलिए जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, मंत्री होते हैं, चुनाव जीतने के बाद निरंकुश हो जाते हैं। अब मंत्रिपरिषद की संरचना है, उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तीनों के बारे में जानते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय हो गया। ये इसकी बैठक में भाग लेते हैं, नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। अब राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्रियों को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री का सहयोगी बनाया जा सकता है। जैसे राज्य मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री हैं, या तो किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, या किसी कैबिनेट मंत्री के सहयोगी बना दिए जाएंगे। ठीक। अब ये कैबिनेट मंत्री की देखरेख, उनकी सलाह, जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, न बैठक में भाग लेते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही केवल कैबिनेट के सदस्य होते हैं और सभी महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेते हैं। लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है तो वो अपना काम करते हैं, लेकिन ये कैबिनेट की बैठकों में राज्य मंत्री भाग नहीं लेते हैं। अगला उप मंत्री। अगला देखिए उप मंत्री। इन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता है। ये कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके राजनीतिक, प्रशासनिक, संसदीय कार्यों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उप मंत्री मतलब हेल्प करने वाला, जो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। किसमें? कार्य में, संसदीय कार्यों में। अब ना ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं, ना ही बैठक में भाग लेते हैं। उप मंत्री बस दे दिया गया कि आप उप मंत्री हैं। उप मतलब चुप, आप जानते ही हैं, बस जो कहा जाए वो करते रहिए, कुछ बोलिए मत, न कहीं भाग लीजिए, न किसी के सदस्य होइए। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? तो मंत्रिपरिषद यह बड़ा निकाय है, 60 से 70 मंत्री होते हैं। इनकी 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट, राज्य और उप। इसे सभी शक्तियां प्राप्त है परंतु कागजों में। अब आगे मंत्रिमंडल, यह छोटा निकाय है। मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होता है, 60 से 70 मंत्री होते हैं। 545 हमारे लोकसभा की सदस्य संख्या है, उसके 15% से के आसपास के बराबर ही होने चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है। 91वां संविधान संशोधन हमारा यही बात करता है। तो अब मंत्रिमंडल क्या है? यह एक छोटा निकाय है। इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। 15 से 20 मंत्री लिखा है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ये वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल की शक्तियों का, मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। आंतरिक कैबिनेट क्या होता है? ये कैबिनेट 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देता है तथा निर्णय लेने में सहायता करता है। अमेरिका और ब्रिटेन में भी आंतरिक कैबिनेट की भूमिका है। आंतरिक कैबिनेट मतलब कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक समूह होता है जो प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय और सहायता देने में काम करता है। ये रही केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई हमारी कक्षा। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी? अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।